हेलो बच्चों। तो हम लोग आज क्लास 12 के जो बाकी और भी डायग्राम बचे थे उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। मतलब ये क्या है, पार्ट 2 है, ठीक है। और इसमें जो भी डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं उसके फंक्शन को भी साथ साथ में जान रहे हैं। तो ये जो क्लासेस है इसको देखने से हमें ये फायदा मिलेगा कि लेबलिंग वाले क्वेश्चन तो बनेंगे ही, साथ में उसके अलावा इसमें जो फंक्शन भी क्वेश्चन पूछते हैं, या फंक्शन के अलावा कौन से चैप्टर में है ना कुछ बातें जो रहती है इंपॉर्टेंट बातें उसको भी उस डायग्राम को देकर पूछते हैं, तो वो सब भी कवर होते जाएगी। तो हम लोग आगे और शुरू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग जेनेटिक्स तक के डायग्राम को देखे थे। आज हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम देखने वाले हैं कि जो भी चीजें हैं उसको जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ देख सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होती है, तो इसमें तीन चीजें रहती है ना। एक क्या रहते हैं, नाइट्रोजन बेस रहती है, और दूसरा क्या रहता है, शुगर। और इसके साथ में एक चीज और बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। चूंकि ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, मतलब देखा जाए कि मतलब सिंगल एक एक ही लाइन में है ये। मतलब कोई भी प्रकार के, देखो डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होती है, उसमें के एक स्ट्रैंड को ही दिखाए यहाँ पर कि इस स्ट्रैंड में क्या क्या चीजें रहती है। तो हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रैंड में से ये वाला जो बैकबोन रहता है उसमें क्या रहता है, शुगर और फॉस्फेट रहते हैं, जबकि यहाँ पर क्या रहती है, ऐसे नाइट्रोजन बेस रहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। तो देखिए नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखिए इसमें इधर की ओर में क्या जुड़ा हुआ है, 5 है ना, 5 डेज एंड पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, फॉस्फेट फॉस्फेट। और इधर क्या जुड़ा है, 3 डेज, यहाँ पर 3 तीसरे नंबर के कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये 5 डेज से 3 डेज हो जाती है। अब इसी को देखो हम लोग क्या किए, डबल स्टैंडर्ड कर दिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि देखना ये क्या होती है, शुगर होती है, ये शुगर है, शुगर के कार्बन है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है इसमें। और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। और इधर की ओर में क्या है, फॉस्फेट, ये क्या है, फॉस्फेट। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है इधर की ओर जुड़ा हुआ है 5 डेज एंड पर, 5 कार्बन पर जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए 5 डेज एंड है बोलते हैं इसको। और इधर की ओर तीसरे नंबर के कार्बन में रहता है और वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, इसलिए है ना 3 डेज एंड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला देखो कार्बन जुड़ा हुआ है, ग्वानिन है, या मतलब ये साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन और एडेनिन। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो रहता है सेकेंड नाइट्रोजन बेस के साथ में पेयरिंग करता है। तो एडेनिन जो रहती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से पेयर किया हुआ है, और यहाँ पर थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से पेयर किया हुआ है। यहाँ पर जस्ट क्या रहता है, उल्टा। कैसे उल्टा, तो यहाँ पर ग्वानिन जो रहती है किससे जुड़ती है, साइटोसिन से। मतलब प्यूरिन एक पैरिमिडिन से जुड़ा है। यहाँ पर भी वही है कि प्यूरिन जो रहती है पैरिमिडिन से जुड़ी हुई रहती है, प्यूरिन है। एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन। और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीनों लोग क्या होते हैं, पैरिमिडिन होते हैं, पैरिमिडिन। और ये क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी से सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर भी क्या है, सी और है ना जी के बीच में क्या रहेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बता रहा है ये। तो यहाँ पर ABCD करके दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है इधर, और इधर कौन सा फॉस्फेट है कि क्या है, दे सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को दे सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसका स्ट्रक्चर है, ये भी दे सकते हैं, है ना। तो देखना एक वाला जो लाइन है इसमें 5 डेज इधर की ओर है और 3 डेज इधर की ओर, इसमें जस्ट रिवर्स है। इधर 3 डेज हाइड्रोक्सिल, तीसरे नंबर के कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ी है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, पांचवें नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। तो एंटी पैरेलल सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक तरफ 3 डेज इंड रहता है तो दूसरी तरफ 5 डेज इंड रहेगा, और एक तरफ 5 डेज रहेगा तो दूसरी तरफ 3 डेज इंड रहती है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है। तो डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है, जबकि ये वाली क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है ये वाली, ठीक है। तो ये हम लोग जाने। इसके अलावा और देखते हैं इसमें, अगला देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें ये जानना है हमें कि जो यहाँ पर क्या रहते हैं, बैकबोन रहती है, बैकबोन। तो बैकबोन के बारे में जानेंगे। तो डीएनए का बैकबोन जो रहता है इसमें क्या रहते हैं, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई रहती है ये। जबकि इसका जो स्टेप्स रहते हैं, जितने भी स्टेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्टेप को ही बताता है कौन, तो स्टेप में रहते हैं नाइट्रोजन बेस। तो ये नाइट्रोजन बेस होती है, ये इसी नाइट्रोजन बेस को देखो यहाँ पर बनाया बताया है कि एक एडेनिन है ना थाइमिन के साथ में बाइंड हो रहा है, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा यहाँ पर बाइंड हो रहा है, उसको दिखाए हैं। और यहाँ पर ग्वानिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से बाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे होती है। तो देखिए यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट बैकबोन में है, बाकी जो बेस पेयर होती है वो किस में रहती है, स्टेप में होती है। तो डायग्राम ऐसे देंगे और यहाँ पर कौन क्या है करके पूछेंगे तो बता सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये डायग्राम है। इसके बारे में वैसे बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हम डायग्राम को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली जान रहे हैं बस। अगला देखते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन है। हम जानते भी है सेल साइकिल जब हम पढ़े हुए रहते हैं तो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का है। तो रेप्लिकेशन में देखो डीएनए के अंदर में गुण है क्या कि डीएनए जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते, खुद ही बना सकती है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम दिया गया है इसमें क्या होता है कि डीएनए जो रहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इससे क्या होती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनती है। तो इस आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको अनुलेखन बोलते हैं। और इससे क्या बनती है, एमआरएनए बनती है ना। और यहाँ से एमआरएनए से फिर क्या बनते हैं, तो यहाँ पर इस एमआरएनए जो बना हुआ रहता है वहां पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम ऐसे जुड़ेंगे और राइबोसोम जुड़ती है तो फिर क्या बनाएगी, तो फिर इससे क्या बन जाता है, प्रोटीन बनते हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना अलग अलग चीजें हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या है, अनुलेखन, जबकि ये वाली क्या है, अनुवादन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। और इसको क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और इसके एक्सेप्शन भी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। अपवाद में एचआईवी वायरस जो रहते हैं उसमें उल्टा हो जाता है। तो ये सेंट्रल डोग्मा की कहानी है डीएनए से आरएनए। तो ए बी सी डी करके देते हैं इसी को, ए देंगे, बी देंगे, सी, या तो है ना एक दो का नाम दे दिए रहेंगे, उसके बाद बाकी को पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा से इसके बारे में और जान लेते हैं कि डीएनए से आरएनए जहां बनती है ना वो कहां पर बनती है वो भी जान लेते हैं, साइट। तो ये होती है न्यूक्लियस के अंदर में, जबकि ये कहां पर होती है पता है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब साइटोप्लाज्म में होने वाली रिएक्शन है अनुवादन, जबकि अनुलेखन किसमें होने वाली है, न्यूक्लियस के अंदर में होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर का डायग्राम है। और ये न्यूक्लियोसोम बनाती है, एनयू बॉडी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनयू बॉडी, या तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर है। इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना वो क्या है, डीएनए। और इसमें जो मोती के समान, ये मोती जैसे है, मोती की जो माला होती है ना उसमें मोती की माला में जो धागा है ना, धागा, वो धागा है क्या, तो धागा डीएनए है। जबकि उसमें मोती क्या है, तो मोती है हिस्टोन ऑक्टामर, मतलब हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर होती है ये। ठीक है, और चार्ज दोनों में अपोजिट रहते हैं। डीएनए का चार्ज क्या रहता है, निगेटिव रहता है, जबकि हिस्टोन का क्या रहता है, पॉजिटिव। लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, आर्जिनिन अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, ये बेसिक रहती है। और बेसिक मतलब क्या, पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, इसीलिए है ना ये क्या करती है, दोनों के ऊपर में ऐसे लिपटी हुई रहती है। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। उसमें देखें कि बाकी ये जो है ना इतने जो बने हुए हैं उसमें सभी क्या है पता है, ये क्या है, H2A H2B और H3 और H4 है, इसी का 2 गुना। तो मतलब कितने हैं टोटल, 8 है यहाँ पर। और लेकिन ये जो H1 हिस्टोन रहती है ना वो क्या रहती है, इसको हम लोग डीएनए लिंकर बोलते हैं। मतलब धागे को ये क्या करती है पता है, ये टाइट करने का काम करती है। तो डीएनए लिंकर होती है ये कौन, H1 हिस्टोन। मतलब बोला जाए यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यूक्लियोसोम या एनयू बॉडी का हिस्सा कौन नहीं होती पूछेंगे, तो H1 हिस्टोन नहीं होती, बाकी सभी लोग होते हैं। तो कौन कौन, H2A H2B और H3 और H4 मिलकर क्या बनाते हैं, एनयू बॉडी बनाते हैं। भाई जान लेना है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला है, इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जानते हैं हम लोग, माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, माइस पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में उसने काम किया था किस पर, तो स्टेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर में। तो निमोनिया होता है कि नहीं होता वो जानने के लिए तो उसने 2 स्टैंड लिया था, एक ऐसा स्टैंड लिया था, इंजेक्ट किया माइस में तो चूहा मर गया, और आर स्टैंड लिया तो इंजेक्ट किया माइस में, चूहा जिंदा रहा। तो यहाँ पर एस का मतलब होता है स्मूथ, मतलब चिकनी वाले लिया था इसने, और एक क्या लिया था, रफ वाला। तो रफ वाला जो था ये क्या था, नॉन विरुलेंट था, नॉन विरुलेंट। और ये क्या था, विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब उग्र होता है, ये रोग का पैदा करता था, ये रोग पैदा नहीं करता था, नॉन विरुलेंट। तो देखो इसमें क्या हुआ, फिर तीसरे नंबर में उसने क्या किया था कि एस स्ट्रेन को जो रोग करता था उसको हिट किल्ड करके दिया,
चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा क्या रहा, जिंदा का जिंदा ही रहा, है ना। और उसके बाद में क्या किया, चौथा नंबर में एस स्ट्रेन को हिट किल्ड वाले को आर स्ट्रेन जिंदा के साथ में जब डाले माइस में तो चूहा फिर से क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ से एक इसने क्या बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब रूपांतरण प्रयोग की खोज किया था, रूपांतरण प्रयोग। इसमें एक चीज बताया गया कि एक में से दूसरे में है ना कन्वर्ट हो जाती है, ये बोला गया कि एक स्ट्रेन में से कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे में बदल जाती है, ये बात बोला गया, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है, ये बात है ना बोला गया है। यहाँ पर के एनसीईआरटी के लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर कि कौन सा वाला बदलता है, कौन से वाले में चले जाता है, इसको जानना है, ठीक है। तो इंजेक्ट में करते हैं माइस में तो चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये वाला डायग्राम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। उसके अलावा और आगे देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा और आगे देखें हम लोग, अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जानना है हमें। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए हर्षे चेस के एक्सपेरिमेंट ने, हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट ने बताया, हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है, प्रूव किया कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। उसने ये है ना थोड़ा डायग्राम दिख रहा है, ये सब काम किया है। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली एक चीज जानेंगे तो ये पूरा डायग्राम समझ आ जाएगा। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि कुछ चीज को लेते हैं, ये वायरस को लेते हैं, और वायरस में दो चीजें रहती है, ये बात हमें समझ होना चाहिए। वायरस टॉपिक में पढ़े हुए रहते हैं, एक होती है कैप्सिड, और जो किसकी बनी हुई रहती है, प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड लेयर होती है, और यहाँ पर हम लेते हैं डीएनए को, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रोटीन जो रहती है उसमें क्या रहती है, सल्फर, जबकि इसमें डीएनए में क्या रहती है, फास्फोरस। इतना बात अभी जान लेना है, ठीक है। ये दोनों बात हम जान गए तो उससे ये सब जानना आसान हो जाएगा। तो ये वायरस है, यही वायरस क्या किया, अब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया। किसको इन्फेक्शन किया, बैक्टीरिया। तो मान लो बैक्टीरिया ऐसे था, तो इसको ये वायरस क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल इसमें इंटर कर दिया, है ना। तो इंटर करने पर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया, तो ये क्या, वायरल डीएनए है। ये किसका डीएनए, वायरस का डीएनए इसमें आ गया बैक्टीरिया में। और वायरस की खास बात क्या होती है कि जिस होस्ट के अंदर में वो इंटर करती है वो उसी की हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये हुआ, तो फिर अब देखो ये, अब बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं रहा, अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज। मतलब बोला जाए कि बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी क्या होती है, तो वायरस होती है, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इसका बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरियोफेज बदल गई, अब ये बैक्टीरियोफेज ऐसे दिखाई देती है ना। तो 5 × 170 पर बैक्टीरियोफेज, लेमडा फेज, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो देखो यहाँ पर बहस क्या चीजों का था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होती कि प्रोटीन होती कि क्या होती है, तो डीएनए और यहाँ पर प्रोटीन, दो चीजें बस बचा था यहाँ पर। तो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर करता है, और यहाँ पर कैप्सिड का जो लेयर रहता है ना, ये कैप्सिड या प्रोटीन का लेयर कैप्सिड, ये बाहर ही छूट जाता है। लेकिन ये बात अभी पता नहीं है हमें ना, कैप्सिड अंदर गया है कि वायरस का डीएनए अंदर गया है, ये बात अभी पता नहीं है। उसी बात को पता करने के लिए हम लोग एक बार और इसको क्या करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि कौन वाला चीज गया है अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये बैक्टीरियोफेज है, तो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव चीजों का लेते हैं। तो फास्फोरस में 32 को लिए हैं हम लोग, और यहाँ पर सल्फर में S35 का लिए है। होता सल्फर का यहाँ पर 32 है, लेकिन रेडियो आइसोटोप लेने पर ये 35 हो गई, जबकि फास्फोरस का होता है 16, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेने पर 32 हो गई फास्फोरस। तो बोला जाए कि यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव लिए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर के बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव S35 वाले हैं, लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है, और इधर क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन है ना, फास्फोरस वाले हैं। देखो यहाँ का अंदर में जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए नॉर्मल वाला है, जबकि ये वाला डीएनए में फास्फोरस 32 वाला है, जबकि बाहर में प्रोटीन का जो लेयर है ना, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो क्या है, प्रोटीन है। तो इस बार प्रोटीन में कौन सा वाला है, लेकिन S35 वाला है, ये वाला। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो बाहर में खोखला गोला दिखता है वो अंदर जाएगा कि इसके अंदर रहने वाला डीएनए अंदर जाएगा, ये जानना चाहते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या, ये जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कैप्सिड है, और इसके अंदर वाला ये वाला क्या है, डीएनए है। लेकिन कौन सा डीएनए है, ये फास्फोरस 32 वाला डीएनए है। ये जान गए हम लोग। अब देखें, अब हम क्या कराते हैं, ये इकोलाई है, इकोलाई में हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या करा रहे हैं, इसमें इंटर करवा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले इन्फेक्शन कराते हैं, इकोलाई को क्या करा रहे हैं, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन करा रहे हैं,
तो देखना इन्फेक्शन के बाद में दूसरे में क्या करेंगे, ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले बात तो करेक्ट सीक्वेंस पूछेगा, IBC 24 से याद रख लेना इसको, मतलब इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये रेड वाला जो है अपने धागे नुमा संरचना को अंदर कर रहा है, और ये वाले चैनल देखो धागे नुमा संरचना अंदर आ रही है, अंदर आ रही है और अंदर आ गई, इन्फेक्शन हो गया। यहाँ पर रेड वाला जो है अंदर आ गई और ये ब्लैक वाला बाहर ही रुक गया, ठीक है। इसमें देखें, अब ये रेड वाले लोग बाहर में है, अंदर में क्या हो गया, डीएनए। तो ये डीएनए कौन सा, फास्फोरस 30 वाला है, जबकि इन लोग S35 वाले हैं। इसमें देखना यहाँ पर फास्फोरस 32 वाला है और ये S32 वाले हैं, ठीक है। अब देखें ब्लेंडिंग हो गया, मतलब अंदर आ गए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो प्रोटीन जो रहेगा भारी मॉलिक्यूल्स हट जाती है ना, मतलब भारी मॉलिक्यूल्स अलग हो जाती है और हल्के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे ऐसे करते हैं तो, ठीक है। अब देखें ये अंदर में आ गया, तो अंदर को देखने पर ये पता चला कि नो रेडियो एक्टिव सेल्स, मतलब S35 वाला है ना कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा सेल के अंदर में, जबकि यहाँ पर सेल के अंदर में फास्फोरस 32 वाला रेडियो एक्टिव वाला दिखाई दे रहा है ना। और ये देखो बाहर में रेडियो एक्टिव S35 वाला बाहर में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इन द सुपरनेटेंट, ये भी क्या है, बाहर में ही है, अंदर में नहीं है। तो इससे ये पता चल गया कि डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है। तो एनसीईआरटी वहां पर क्लियरली लाइन लिखा क्या कि इस सीरिया कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज का वही चीज जाता है अंदर, या वही जेनेटिक मटेरियल अंदर जाती है जो जेनेटिक मटेरियल वायरस से उस बैक्टीरिया में आई हुई रहती है। सेम लाइन लिखा है, यही वाली लाइन को क्या बोला है कि इस बैक्टीरिया के पास में वही चीज आएगा है ना जो इस वायरस के पास में होगा। तो वायरस के पास में क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो डीएनए आया पहले वायरस का किसमें, बैक्टीरिया में, तो क्या बन गया, बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज सीरिया कोलाई को संक्रमित कर दिया, तो सीरिया कोलाई के अंदर में वही जेनेटिक मटेरियल चला गया, ये बात बोला है। तो ये डायग्राम है पूरा, ठीक है। उसके अलावा और आगे देखते हैं, वाटसन क्रिक मॉडल दिया गया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया गया था वाटसन क्रिक के द्वारा। तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब ये होता है कि डीएनए चाहे कितने बार रेप्लिकेट कर ले, वो अपना ओल्ड स्ट्रैंड को रखता ही रखता है, मतलब बोला जाए उसको, है ना। यहाँ पर हम लोग मिशेल्सन स्लॉथ के एक्सपेरिमेंट से देखते भी हैं, क्या देखते हैं, इससे पहले वाले जो हम लोग पढ़े ये है ना, इसके पहले वाले हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट है, इसके द्वारा प्रूव किया गया था ना, याद रखना साइंटिस्ट का नाम। वैसे तो साइंटिस्ट के लिए अलग से हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन ये हम जानना है। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने क्या बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव है ना कॉन्सेप्ट दिया था, सेमी कंजर्वेटिव है ना कॉन्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर ना एनसीईआरटी में दो बातें बोला गया है। सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि डीएनए की अर्ध संरक्षित विधि को सबसे पहले दिया किसके द्वारा, ये जानना है। तो दिया सबसे पहले किसके द्वारा, वाटसन क्रिक के द्वारा। दिया पूछेगा तब ना, और यदि उसको प्रूव किया करके पूछेगा तो प्रूफ वाले में मिशेल्सन एंड स्लॉथ आएगा, और उसके अलावा टेलर ने भी किया था, विसिया फाबा में भी किया था, तो बात भी हमें जानना है। लेकिन दिया किसने पहले बार पूछेगा, तो वाटसन के। कई लोगों का क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाता है, तो याद रखना है इसको। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को दिया था, एनसीईआरटी क्लियरली लाइन लिखा है यहाँ पर, है ना। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को अप्लाई सबसे पहले है ना चालू है ना कौन किया था, पहले कौन देखा था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये है उसका डायग्राम, है ना। इसको देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो देखते हैं क्या है ये डीएनए रेप्लिकेशन। देखें ये डीएनए है, डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव किया गया, किसके द्वारा, मिशेल्सन एंड स्लॉथ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव किया गया है। तो देखें डीएनए में हम क्या करते हैं, इसमें रहता है डीएनए में नाइट्रोजन बेस रहते हैं, क्या रहते हैं, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट वगैरह पता ही होगा, 14 होते हैं, एटॉमिक एन से 7 और 14 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइसोटोप ले रहे हैं। आइसोटोप वो होती है जिसे परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार बदल जाती है, वही आइसोटोप है। तो देखो यहाँ पर N15 वाला हम लोग ले रहे हैं, डीएनए को N15 ले रहे हैं, मतलब रेडियो आइसोटोप वाला ले रहे हैं, आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप नहीं, आइसोटोप। तो देखो अब डीएनए में इस सीरिया कोलाई के अंदर कर रहे हैं ये, है ना। इस सीरिया कोलाई में क्या होती है कि 20 मिनट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। ह्यूमंस में बात करेंगे तो बहुत लंबा चलता है, 10 घंटे में होता है, ठीक है। तो देखो एक में अब ये दोनों क्या हो गए, स्टैंड अलग अलग हो गए। तो ये देखो रेड वाला अलग हो गया, और ये ग्रीन वाला जो है क्या हो गया, नया बना है। तो ये ग्रीन वाला जो नया बना है, तो नए में क्या N14 वाला रहेगा कि N15, तो N14 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो नया बना है। जबकि हम लिए थे मीडियम में क्या N15 लिए थे, तो N15 था ये, N14 नया बना। और उसके बाद 40 मिनट के बाद में हम देखे तो इन्हीं लोग फिर से क्या बनाएंगे, इन्हीं लोग फिर से रेप्लिकेट करेंगे। तो देखना ये दोनों अलग हो गए, है ना, एक इधर की ओर आ गया, है ना, एक इधर की ओर आ गया ग्रीन वाला,
और एक वाला रेड वाला इधर आ गया, इधर रेड वाला इधर आया, एक ग्रीन वाला इधर आ गया। अब उसके बाद इन लोग फिर से रेप्लिकेट किए, तो रेप्लिकेट करने पर क्या मिला हमें कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड मिल गया, लेकिन कौन सा वाला मिला, N14 वाला, और ये वाला भी क्या मिला, N14 वाला मिला है। मतलब बोला जाए कि इन लोग क्या होते हैं, लाइट रहते हैं, लाइट का मतलब हल्के, ये लाइट है, ये भी क्या है, लाइट, लाइट मतलब बल्ब नहीं है ये दोनों देखो हैवी नहीं है, इन लोग क्या है, हाइब्रिड है, इन लोग क्या है, हाइब्रिड। बोला जाए तो ये वाला क्या है, हैवी, ये हैवी है पूरी, ये वाले दोनों लोग क्या है, हाइब्रिड, हाइब्रिड है। और इन लोग क्या है, देखो लाइट भी है, हाइब्रिड भी है, लेकिन हैवी नहीं है कहीं पर भी। मतलब बोला जाए कि पेरेंट्स हमेशा दो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होती है कि जैसे डीएनए जो है ये, तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद में दोनों जब नया स्ट्रैंड बनाती है, तो दोनों नए स्ट्रैंड बनाती है, तो एक पुरानी ही रहती है, चाहे कितना बार भी डिवीजन करवा ले। तो वही बात है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो घुमा घुमा क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको देंगे, तो इसको कैसे जानना है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो भारी रहता है ना, नीचे की तली की ओर बढ़ जाते हैं, और थोड़ा से कम हल्का रहेगा हाइब्रिड, तो थोड़ा बीच में रहेंगे, और कम हल्का और हल्का रहेगा तो इधर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर में, जबकि जो थोड़ा भारी रहेगा उधर की ओर बैठेगा। तो लाइट एंड हैवी हाइब्रिड को बताता है ये। मतलब बोला जाए 20 मिनट, 40 मिनट, चाहे 100 मिनट, कितना भी मिनट करवा दे, है ना, ये आगे बढ़ते ही रहता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से सीधा सीधा कितने बन जाएंगे, 4 पूरा अलग होंगे, 8 होंगे, 8 से कितना बन जाएगा, 16 बनेगा सीधा। तो हम कितना मिनट का भी दे सकते हैं, 60 मिनट का दे सकते हैं, 80 मिनट का दे सकते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, और उसको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों लोग तो है ना दो ही रहेंगे, बाकी इन्हीं लोग बदलते जाएंगे पूरे। ठीक है, करके भी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम को अभी एक्सप्लेनेशन है, तो डायग्राम, इसके बाद में अगला डायग्राम देखते हैं हम लोग। ये क्या है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हम देख रहे थे, डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव मेथड देखे, तो डीएनए का रेप्लिकेशन में है ना क्या होता है, कैसे होती है वो जानते हैं हम लोग। तो देखो ये डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड होता है, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये डीएनए, या पेरेंट स्ट्रैंड भी बोलते हैं इसको, पैट्रिक वाला स्ट्रैंड है ये वाला। मतलब डीएनए में पहले ऐसे स्ट्रैंड है, अभी इसको नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। सेपरेशन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड रहती बीच में, तोड़ना है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा पहले, तभी तो नया बन पाएगा। तो दोनों अलग अलग होंगे तभी तो, और उसके बाद क्या बनेंगे, यहाँ से नए स्ट्रैंड बन जाते हैं ऐसे। तो नए स्ट्रैंड बनती दो तरीके से बनती है ना। देखो इसका डायरेक्शन ना हमेशा याद रखना 5 डेज से 3 डेज होती है, चाहे दुनिया में कुछ भी चीज हो जाए, ये बदलेगी नहीं, 5 डेज से 3 डेज होती है इसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन रेप्लीकेशन की। ठीक है, ये देखो 5 डेज से इधर क्या है 3 डेज, इधर भी क्या है 5 डेज से 3 डेज, नया नया वाला चैन बनेगा 5 डेज से 3 डेज की ओर ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो ये सीधा 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 बनते जा रहा है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जबकि ये वाला क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। देखो ये ऐसे है, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड है ये वाली। ठीक है, ये जान गए हम लोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कि ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड जो रहती है ना, उसके लिए जो टेम्पलेट रहती है, टेम्पलेट वो होती है जो ओल्ड स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट बोलते हैं, ओल्ड। तो इसके डायरेक्शन क्या होती है पूछते हैं, तो लीडिंग या कंटिन्यूअस वाले की या लीडिंग वाले की क्या होती है, 3 डेज से 5 डेज टेम्पलेट की डायरेक्शन होती है। जबकि इसमें देखना डिसकंटिन्यूअस में टेम्पलेट का डायरेक्शन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट वाला। तो टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या है, 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट का डायरेक्शन, ये 5 डेज से 3 डेज इसका टेम्पलेट का डायरेक्शन। जबकि नया जो बनती है ना, न्यूली सिंथेसिस, न्यू वाले चैन बनेंगे ना, उसका डायरेक्शन क्या हमेशा रहेगा, 5 डेज से 3 डेज रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड, कि कंटिन्यूअस वाला का कौन सा वाला रहता है पूछते, तो कंटिन्यूअस वाले का 3 डेज से 5 डेज, ऐसे ऊपर से ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऊपर से इधर करेंगे ना, याद रखना, इधर से चालू करके उधर और इधर से चालू करके उधर, ऐसे रहता है। ठीक है, और जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन लोग आते हैं वो जानना है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन नहीं आता वाले क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इन सब यूनिट मिलकर, यूनिट का मतलब इकाई के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर साइट रहता है, दूसरा रहता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा रहता है टर्मिनेटर साइट। 3 चीज होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब अनुलेखन यूनिट में कितने लोग होते हैं, 3 चीज होते हैं। तो प्रमोटर
जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना या आरएनए का बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। वो डिपेंड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एमआरएनए कौन सा बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहती है, ठीक है। तो वो सेकंड से बनती है एमआरएनए, है ना। तो ये क्या होती है, डीएनए। तो डीएनए से क्या बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर स्टार्ट होगा प्रमोटर साइट में। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब यहाँ पर पूरे जीन है ना व्यवस्थित है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, देखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग देखो ये वाला भाग क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग। और ये वाला भाग कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, 1 2 3, ये तीनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाए हुए हैं। और इनके द्वारा ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर बंद हो जाती है। तो उसके लिए हम देखे भी हैं, इसका डायग्राम भी है, और है ना इसमें समझते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। देखो इस डायग्राम को समझते हैं, है ना, क्या डायग्राम है। तो देखें, ये ट्रांसक्रिप्शन होना चालू होगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले इनिशिएशन होगा, फिर इलांगेशन, फिर टर्मिनेशन, अनुलेखन 3 पद में होगा। तो सबसे पहले जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मतलब प्रमोटर साइट, तो प्रमोटर साइट में क्या होंगे, देखो ये प्रमोटर साइट है, वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। क्योंकि आरएनए कौन सा बन रहा है उसके हिसाब से आरएनए पॉलीमरेज लेते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो सेकेंड ले रहे हैं, तो ये जो बनने वाला आरएनए है एमआरएनए होगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रमोटर साइट के में शुरू करने के लिए एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। वही क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन करेगा तो यहाँ से आरएनए बनना शुरू हो जाती है, और उसके बाद स्विच ऑन करके निकल जाती है। देखो सिग्मा फैक्टर निकल गई, और निकलने के बाद में यहाँ से बनने लग जाती है। जिस प्रकार से ऐसे धागे फंसे हुए रहते हैं डीएनए के बहुत सारे एक ही में, और ऐसे बीच से ऐसे निकलते हैं। तो देखो यहाँ से बीच से ऐसे निकल रहे हैं, जहां जहां आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाता है ये आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ से आरएनए बनते जाते हैं। तो आरएनए देखो निकल रही है, और यहाँ पर टर्मिनेटर साइड में जाने के बाद में अपने आप अलग नहीं होती, यहाँ पर रो फैक्टर आते हैं। मतलब बोला जाए कि एक स्टार्ट करने आता है सिग्मा फैक्टर, और निकालने आता है कौन, रो फैक्टर। तब जाके ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लिए है, तो यहाँ पर एमआरएनए बन जाती है, ठीक है। अरे किसमें होता है, बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट्स में ये सब चीज कहानी है ना, सिग्मा फैक्टर और ये सब रो फैक्टर वगैरह की। और उसके अलावा यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में अलग तरीके से होती है भाई। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बन रही है क्या, एमआरएनए बन रही है ना, या आरएनए बन रही है, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बन रहे हैं। तो देखना इसमें जो बनती है ना, ये जो बन रही देखो अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है, जबकि उसमें एक ही कलर का था। तो उसमें कोई सिस्ट्रॉन वगैरह की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर दो चीजें होती है, मतलब इंट्रॉन एक्सॉन की। यहाँ पर देखो क्या होती है, दो चीजें हैं इसमें, एक एक्सॉन है, दूसरा क्या है, इंट्रॉन। तो इंट्रॉन, आई से इंट्रॉन याद रखना, आई से इनएक्टिव पार्ट होती है भाई। इस इनएक्टिव पार्ट को हटाना है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब अनुवादन नहीं होगा इसका, इस वाले पॉइंट का। इसीलिए इंट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए क्या, तो इसके लिए चाहिए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग चाहिए रहता है, इसके द्वारा है ना रिमूव कर देते हैं किसको, इनएक्टिव पार्ट इंट्रॉन को। तो बच गया क्या, पूरे, है ना, क्या बच गए, तो पूरे एक्सॉन बच गया। लेकिन ये स्प्लाइसिंग करने से पहले 5 डेज एंड पर 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग किया जाता है, ताकि इसको बड़ा कर सके। तो क्वेश्चन पूछते हैं कैपिंग कौन से एंड पर करते हैं, तो 5 डेज एंड पर करते हैं, है ना। और इधर से ये 3 डेज एंड है, तो 3 डेज एंड की ओर में पॉली ए टेल, मतलब एडेनिन की बहुत सारी चीजों को जोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारे एडेनिन जोड़ देंगे तो पॉली ए टेल बन जाती है। पॉली एडाइलेशन कहलाती, वही ए को हम लोग जोड़ देते हैं 3 डेज एंड पर, मतलब जोड़ते हैं। तो उसकी वजह से बड़ी हो जाती है, क्योंकि बाकी इंट्रॉन वाले पार्ट हट गए, बाकी जुड़ गए, कौन से वाले पार्ट, एक्सॉन वाले पार्ट जुड़ गए, और उसकी वजह से मैसेंजर आरएनए बन गया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लिए हैं, तभी तो क्या बन गया यहाँ पर, आरएनए मैसेंजर आरएनए बन गया। या इसको हम लोग हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए भी बोलते हैं, HNRNA। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों इसलिए हेट्रोजीनस हो जाते हैं, होमोजीनस नहीं है ये, ठीक है, तो जान गए। अब देखते हैं कोडॉन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। द कोडॉन्स फॉर द वेरियस अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग कोडॉन्स रहते हैं। जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, है ना, कि ये 4-1 होती है, कि 4-2 होती है, कि 4-3 होती है। तो 4-3 में बात बनी, तो उसमें 64 कोडॉन्स आए। और कोडॉन्स के बारे में बहुत सारी खास बात जाने हम लोग, और उसमें से एक खास बात थी वो ट्रिपलेट होती है कोडॉन।
और उसमें से भी AUG वाली जो रहती है स्टार्टर कोडॉन होते हैं, स्टार्टर कोडॉन। उसके अलावा UAA, UAG, UAA, UAG, UAC, UAG, UGA, ये तीनों क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन। हाँ, UAA, UAG, UGA, ये तीनों क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। मतलब ये है कि देखो, हम mRNA बनाते हैं, उसमें यहाँ पर क्या रहती है? राइबोसोम आती है भाई। राइबोसोम के पास में प्रोटीन बनाने का गुण होता है, और यहाँ पर tRNA लोग एंटी कोडॉन लेके आते हैं। यहाँ पर कोडॉन्स रहते हैं पूरे किसमें? इसमें mRNA में। अब ये कोडॉन क्या है? तो पेयरिंग होती है नाइट्रोजन बेस का, मतलब GAC है ना, या CAGA है ना, UCAGUT है ना, टी नहीं AC, ऐसे रहते हैं। मतलब टी नहीं रहता ना, थाइमिन रहता है mRNA में। RNA में थाइमिन नहीं रहता, बाकी सब रहेंगे नाइट्रोजन बेस। तो ऐसे क्या रहता है? नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस रहता है, तीन तीन के ऐसे पेयर में रहते हैं, लेकिन कोई जगह में कोई कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं रहता। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में है। तो तीन तरफ लेते हैं। जैसे हम लोग जेनेटिक्स में क्या करते हैं? एक तरफ इधर लेते हैं, एक तरफ इधर, उसके बाद जोड़ देते हैं। सेम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन में देखो यू ले रहे हैं, UCAG लिए। सेम काम इधर कर रहे हैं। कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? UCAG लिए हैं इधर, UCAG, UCAG इधर लिए, इधर भी लिए, इधर भी लिए। अब इसको चार चार मिलेंगे, इधर ये चार, ये भी चार है, ये भी चार है। UCAG, 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 UCAG। इधर हम लोग क्या किए? एक एक लिए दोनों तरफ। इधर क्या किए हम लोग? चार चार लिए हैं, ताकि हम इसको तीन तीन का पेयर तभी तो बन पाएगा। तो देखें यहाँ से UUC है, देखो UUC, ये वाली U और इधर से UC। इधर देखिए UU, और उसके बाद में सेकंड नंबर क्या है? C, ये C। UU और A, तो UUA बन गया। तो UU और ये क्या है? G है, UUG बन गए। अब इसमें से कौन कौन से किसको याद रखना है भाई? तो ये देखो यहाँ पर ये वाली क्या है? स्टॉप कोडॉन है। और कहाँ पर स्टॉप कोडॉन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर और स्टॉप कोडॉन है, ये वाली UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन हो गया। तो इन लोग शुरू करते हैं, मतलब इन लोग क्या करते हैं? बंद करते हैं किसको? ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनने को बंद कर देते हैं। बाकी और भी बच गई, बहुत सारी बची हुई है यहाँ पर। तो भाई हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ से, है ना, कि अब देखो एक ही बार में तो याद हो नहीं पाएगा ये। तो हमें ना याद रखना पड़ेगा, इसमें P आती है और L आती है, ऐसे एक डिब्बा में। ऐसे करके हम याद करेंगे तभी पूरा याद हो सकता है। P और L, मतलब फिनाइलिन और ल्यूसीन आती है इसमें, P और L। लेकिन PL आती है करके अभी याद रखेंगे तो हमें इसको, जैसे मान लो आ गया एग्जाम में, तो ऐसे पूरे चार्ट बनाने आना चाहिए, तब जाके बनेगा। तो हमें याद रखेंगे पहले डब्बा में PL है, इसमें दूसरे डब्बा में सिर्फ S है, तीसरे डब्बा में T है, और बाकी क्या है? स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं। और इसमें क्या है? C है, बाकी है ना, C और T है, CHT है यहाँ पर। तो PLSTSCHT ऐसे याद करना पड़ेगा सभी को, तब जाके याद होगा। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो इसमें L बस है, इसमें भाई P बस है, इसमें H और G बस है, इसमें तो A ही बस है। हम इजिली याद कर सकते हैं इसको, यदि हमें ज्यादा जानने की है ना होगी तो इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या है? IL है, और ये क्या है? IL के बाद में M है। इधर तो TH है पूरे। यहाँ पर क्या है? A है और L है। यहाँ पर क्या है? S और A है। यहाँ पर देखो पूरा V है, इसमें देखो पूरा A है, इसमें क्या है? A और G है, और इसमें क्या है? पूरा G। तो कुल मिलाकर जहां पर एक एक है ना, उसको तो याद ही नहीं करना। तो कुल मिलाकर क्या बोला जाए कि इसको हम याद कर सकते हैं इजिली वे में, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ज्यादा जानना होगा तो याद कर सकते हैं, वैसे आता नहीं है है ना। अभी तक तो नहीं पूछे हैं, लेकिन दे सकते हैं तो देख सकते हैं। इधर देखें आप, ये क्या है? TRNA का स्ट्रक्चर। TRNA को हम जानते हैं लौंग के पत्ती के जैसे दिखाई देती, क्लोवर लीफ जैसा TRNA। इसको हम लोग एडॉप्टर RNA भी बोलते हैं, या इसको हम लोग SNRNA भी बोलते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर RNA, छोटी होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? तो भाई mRNA के ऊपर में जो कोडॉन रहता है ना, कोडॉन, जैसे AGU है कोडॉन, उसका एंटी कोडॉन पाया जाता है किसमें? TRNA में। पूछेंगे TRNA में क्या होती है, पूछेंगे तो एंटी कोडॉन होती है। किसकी एंटी कोडॉन? तो कोडॉन की एंटी कोडॉन है, उल्टा, मतलब किसका? तो ये mRNA है, उसका जस्ट उल्टा। तो देखो इसका उल्टा क्या है? AGU का क्या है? UCA है।
यूसीए जिस प्रकार का, जैसे यूसीए से बनता है क्या अमीनो एसिड, सेरिन बनता है, तो सेरिन कोड हो जाएंगे। यहाँ पर एयूजी है, एयूजी से जो कोड होता है टायरोसिन, तो टायरोसिन कोड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर टीआरएनए में एंटीकोडॉन्स वगैरह होती है, तो ये बात याद रख लेना है बस। उसके अलावा है ना ट्रांसलेशन का डायग्राम दिया है यहाँ पर। ट्रांसलेशन में बहुत सारा चीज देखते हैं। एमआरएनए के ऊपर में लगातार राइबोसोम आगे की ओर ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है और बढ़ते जाती है, तो यहाँ से अमीनो एसिड बनते जाते हैं और आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं और उससे क्या बन जाती है, तो प्रोटीन बनती है। पेप्टाइड बॉन्ड से क्या बन जाती है, यही पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये सब प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो साइटोप्लाज्म में होती है भाई ये। ठीक है, हो गया ये ट्रांसलेशन। राइबोसोम में ये बड़ी वाली यूनिट होती है, सब है ना, सब यूनिट। और ये वाली क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। यदि इसी में एक राइबोसोम जुड़ा है तो ऐसी क्या कंडीशन है, यदि बहुत सारे राइबोसोम जुड़ेंगे तो क्या बन जाते हैं, पॉलीराइबोसोम भी बन जाती है, यही वाली है ना। एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ते हैं, पॉलीसोम बन जाते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। जबकि एक जुड़ती है तो पॉलीराइबोसोम नहीं बोलेंगे, एक ही राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं और अगला है भाई लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। लैक ओपेरॉन मतलब जानते हैं, ओपेरॉन का मतलब जानते हैं पहले तो। ओपेरॉन क्या होती है, तो ओपेरॉन वो है, मतलब ओपेरॉन वो जीन है, डीएनए में वह जीन है जो नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित का मतलब जो बंद किया जा सकता है, जिसको जिसको बंद है ना चालू भी कर सकते हैं, तो उसको ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, तो वही जीन क्या कहलाते हैं, ओपेरॉन। वो ओपेरॉन है, मतलब ओपेरॉन में डीएनए का वह खंड या वह भाग जिसके जीन का नियंत्रण या रेगुलेशन किया जा सकता है, वो ओपेरॉन कहलाती है। ओपेरॉन तो यही है। और ओपेरॉन में से एल ए सी का मतलब यहाँ पर क्या है, लैक्टोज होती है। और ये जो ओपेरॉन होती है ना, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होते हैं, मतलब बोला जाए कि ऑफ से ऑन किया जाता है जीन को। तो ऑफ से जब भी कोई चीज को जान कर है ना, मतलब इसके अंदर शक्ति थी लेकिन इसने शक्ति को जागृत करवाया है, तो इसको इंड्यूस किए हैं, तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कौन सी ओपेरॉन, तो एग्जांपल क्या है, लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन होती है। लैक ओपेरॉन कौन से लैक ओपेरॉन क्या है, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब ऑन किया जाता है, इसको इंड्यूस कर रहे हैं हम लोग, मतलब ऑफ से ऑन कर रहे हैं। देखो क्या होती है भाई, इसमें देखो यदि कोई भी इंड्यूसर वगैरह नहीं है तो बताओ इस टाइम में वो क्या रहेगा, जीन ऑफ रहेंगे। मतलब ऑफ रहेगी तो उस टाइम में कैसे दिखेंगे वो जानते हैं। पहले बात तो इसमें लैक ओपेरॉन में जो डीएनए में जो भी जीन का सीक्वेंस है उसको याद रखना। यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है, और ओ है, जेड है, ZYA है, ये पूरे जानना है हमें। ठीक है, अब देखना ये वाला जो आई है ना, इस आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता, आई का मतलब होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर है आई का मतलब, क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी ने, यहीं पर देखना। आई का मतलब इनहिबिटर है, अवरोधक। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है यहाँ पर। ये पी क्या है भाई, तो ये क्या है, प्रमोटर। ये ओ क्या है भाई, तो ये क्या है, ऑपरेटर। ZYA सही सीक्वेंस में हमें याद रखना है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में याद रखेंगे इसको। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे। रिप्रेसर mRNA, देखो क्या होती है, ये वाला जो आई वाला जो जीन रहती है ना, आई इनहिबिटरी जीन है ये, आई जीन क्या रहती है, ऑलवेज ऑन रहती है। ये क्या रहती है, ऑन। इसको ना दूसरे से मतलब नहीं है, ये क्या रहती है, ऑन रहती है, हमेशा ऑन रहेगी तो अपना mRNA बनाएगी और उसे रिप्रेसर प्रोटीन बन जाती है। ये रिप्रेसर क्या है, प्रोटीन। और ये क्या करती है, जिस टाइम में इंड्यूसर वगैरह नहीं है उस टाइम में क्या करती है, ऑपरेटर से जाके जो बाइंड हो गई रहती है, देखो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गई, ऑपरेटर से बाइंड हो गई, तो भाई ये ऑपरेट करता था इन जीनों को, मतलब इनसे क्या बनना चाहिए था, एमआरएनए बनना चाहिए था, और उसे ट्रांसलेशन होकर क्या बनना चाहिए था, प्रोटीन बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर को ही पकड़ लिया इसके गले को, गला दबा दिया इसका, कौन, रिप्रेसर प्रोटीन। गला दबाएंगे तो भाई वो कहाँ से काम करेगा, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं उस टाइम में, ऑफ। अब ऑफ हो गया, अब ऑन करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन को क्या चाहिए, इसको कुछ ना कुछ बाइंड होने के लिए ऑपरेटर जैसा चाहिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो इंड्यूसर के टाइम में मतलब है ना, इंड्यूसर रहेगा तो उस टाइम में क्या होगा, तो देखना ये तो अपना काम करते ही हमेशा चालू ही रहती है, इन लोग है ना रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे, ये सब चीज बना देती है। लेकिन यहाँ पर अब इंड्यूसर आया, इंड्यूसर का मतलब यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर लैक्टोज आ रही है। कौन आ रही है, लैक्टोज। लैक्टोज आ गई। लैक्टोज के आने की वजह से रिप्रेसर प्रोटीन जो ऑपरेटर
के साथ में जाके बाइंड होना था वो नहीं जा पाएगा, वहां पर यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि उसको इंड्यूसर मिल गया, मतलब लैक्टोज मिल गया, इसकी वजह से वहां पर नहीं जा पाया। तो इन लोग अब खुली आजादी में है, मतलब जेड वाई ए तीनों लोग अपना काम करेंगे। तो एमआरएनए बनाएगा, तो इससे बनेगी, जेड से बनती बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से बनती परमिएज और ए से बनते ट्रांस एसिटिलेज। कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, किससे क्या बनती है, तो याद रखना बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज बनती है लगातार लाइन से। तो इनका सबका काम क्या होता है, तो बीटा ग्लूकोसिडेज का काम होता है क्या, लैक्टोज को तोड़ना। इसका काम होता है लैक्टोज को क्या करती है, तोड़ना, इसका काम है। तोड़ने से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तोड़ना। परमिएज का काम क्या होता है, तो परमिएज का काम होता है ग्लूकोज को किसमें, मतलब किसमें डालना, सेल के अंदर डालना। सेल के अंदर डालेगा, तो सेल के अंदर डलेगा भाई। लैक्टोज क्या होती है यार, डाइसेक्राइड है ये। लैक्टोज है क्या, डाइसेक्राइड। जब टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेंगे इनको, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो भाई यही ग्लूकोज तो क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा। तो यही सेल के अंदर जब जाएगा तो कहां पर जाएगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में लेके जो जाती है ना, तो ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तभी तो ग्लूकोज टूटेगा। साइकिल में ले जाने का काम किसका है, ले जाने का काम किसका है, तो ये किसका होती है, तो ये ट्रांस एसिटिलेज का काम है। तो ये क्या हो जाएगी, ग्लूकोज से फिर क्या बन जाएगी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाएगी, पायरुवेट। तो ये सब काम होती है, मतलब कुल मिलाकर ग्लूकोज लैक्टोज को पाचन कर देते हैं। और ये कहाँ पर यूज होती है, बचपन में जब दूध पीते रहते हैं बच्चे, तो उस टाइम में लैक्टोज आते रहती है, लगातार दूध पीते हैं तो लैक्टोज शर्करा, तो उसको लैक्टोज मिलते रहता है, जीन आ रहता है। फिर बचपन के बाद में दूध पीना छोड़ देते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। तो दूध पी है ना, कभी कभी दूध पीते दूध से एलर्जी हो जाती है, क्यों, डाइजेशन नहीं होता दूध का, क्योंकि उसके जीन ऑफ हो गए, उसको डाइजेस्ट करने वाली जीन कहाँ है, अब नहीं है। इसीलिए कई लोगों को दूध पचता नहीं है ना। तो लैक्टोज जो है अपसेंट, मतलब ऑफ हो गई रहती। तो ये क्या है, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा पूरा। अभी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही है ये, है ना, उसी का डायग्राम है पूरा। अगला देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये वाला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी। इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट, मतलब बहुत बड़ा था। इसमें से ना एक चीज याद रखना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक जैव सूचना विज्ञान का जन्म हुआ, जैव सूचना विज्ञान, सूचना विज्ञान। इसको याद रखना कि एचजीपी से कौन सी शाखा का ओरिजिन हुआ, जैव सूचना विज्ञान। बाकी हम देख सकते हैं इसमें क्या था कि डीएनए में, मतलब क्रोमोसोम में जो सीक्वेंस रहता है ना, उसको जानने के लिए सब किया गया है ना। यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है। इसका हम लोग है ना पढ़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पर जानेंगे, पूरे बात को एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो ये डायग्राम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। उसको रोको कुछ समय के लिए। तो अगला डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं किसका, ये है ना इवोल्यूशन का, मतलब विकास वाले चैप्टर का। तो इसमें है ना मिलर्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका डायग्राम है। मिलर ने क्या क्या चीजें लिए थे, है ना, तो उसको जानते हैं हम लोग। ये मीथेन लिया था, अमोनिया लिए थे, जल वाष्प और हाइड्रोजन गैस लिया था, साथ में यहाँ पर स्पार्क डिस्चार्ज किया था। तो यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट हुआ था, जो उस टाइम के इन्वायरमेंट में था। मतलब प्रिमिटिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं, मतलब पहले बार जीवन कैसे आया, तो उसके लिए केमिकल वाद दिया गया, मतलब रासायनिक वाद दिया गया। रसायनवाद से सिद्ध हुआ है कि पहले बार लाइफ ऐसे आया हुआ हो सकता है, अभी भी सस्पेंशन है उसमें। तो मिलर के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका डायग्राम है, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा और आगे देखें, अ फैमिली ट्री ऑफ द डायनासोर एंड दे आर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक द क्रोकोडाइल एंड द बर्ड्स। जो अभी के टाइम में जो दिखाई देते हैं, जो कई डायनासोर उड़ भी सकते हैं, मतलब कई डायनासोर में पंखनुमा संरचना होती है, जो आज के है ना जो उड़ने वाले जैसे बर्ड्स है उसमें पाई जाती है। तो अलग अलग यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ब्रेंक्योसोरस है, ब्रेंक्योसोरस, और उसके बाद में क्या है, स्टेगोसोरस, और ये क्या है, ट्राइसेरेटोपस है ये वाली, और ये क्या है, ट्राई रेनोसोरस है ये, है ना, मतलब ये टीटी वाले हैं। इधर क्या है, एसबी है, एसबी, और इधर क्या है, टीटी, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, टेरेडॉन है ना, मतलब टेरेडॉन उड़ने वाले। और ये क्या है, क्रोकोडाइल, और ये क्या है, आर्क्योप्टेरिस। आर्क्योप्टेरिस को याद रखना, यहाँ पर ये क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन बर्ड्स एंड
बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो बोला जाए पक्षी एवं सरीसृप के बीच की है ना क्या होती है, संयोजी कड़ी होती है कौन, आर्कियोप्टेरिस। तो आर्कियोप्टेरिस के बारे में याद रखेंगे, इसको एसबी से याद रख लेना, एसबीआई है ना बैंक कभी भी है ना खाली नहीं रहता, तो भरा हुआ रहता है। तो देखे हैं इसमें देखो कटीली नुमा ऐसे डायग्राम देके क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देना है, एसबी नीचे में है, इधर स्टेगोसोरस, इधर ब्रैंकियोसोरस, और टीटी वाले लोग इधर है ना ट्राई सेरोटोपस और ट्राइरेनोसोरस है ना, तो इसको डायग्राम से देख के जान लेंगे। ठीक है, उसके अलावा और आगे देखें, अगला है अगला देखते हैं डायग्राम। ये क्या है, होमोलोगस एनालोगस वाली कहानी है। भाई आज हम एक ऐसा बात जानेंगे जिसमें से ना होमोलोगस और एनालोगस की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, कभी भी गलत नहीं होने वाला है, होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, होमो का मतलब होता है, देखो होमो का मतलब है यहाँ पर ओरिजिन और फंक्शन, दो चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी रहता है, ओरिजिन एंड फंक्शन। तो ओरिजिन जो रहती है ना सेम, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति सेम है, लेकिन कार्य क्या रहते हैं डिफरेंट, मतलब अलग रहती, फंक्शन उसके क्या रहते हैं अलग, तो क्या है होमोलोगस। ठीक है, एनालोगस में सेम कहानी है ओरिजिन की, तो ओरिजिन में क्या होगी, ओरिजिन अलग हो जाएगी इसकी, लेकिन काम इसके क्या रहेंगे फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है कार्य, तो क्या हो जाएंगे सेम रहेंगे, भली उसकी उत्पत्ति अलग अलग हुई हो, तो उसको तुल्य रूपता या एनालॉजी या ऑन एनालॉगस बोलते हैं, जबकि इसको होमोलोगस बोलते हैं। अभी तक होमोलोगस के एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारा चीज ये वो है ना दुनिया भर का पढ़ते रहते हैं। तो देखो होमोलोगस में एक चीज जानते हैं कि यदि कोई भी एग्जाम्पल सेम फाइलम के मिलेंगे, एक ही संघ के, एक ही संघ के रहेंगे चाहे कोई भी रहे, जैसे देखो ये चारों में कंपैरिजन किया गया है, और चारों क्या है ये, तो चारों क्या है मैमल्स, एक ही संघ के, एक ही संघ वाले एग्जाम्पल रहेंगे तो किसमें आएंगे होमोलोगस, जबकि एनालोगस में क्या रहते हैं डिफरेंट फाइलम के रहेंगे हमेशा, डिफरेंट फाइलम। तो डिफरेंट फाइलम तो है ना अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है किसका, मैन चीता वेल और बैट, ये सबकी ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब पकड़ना, इसका मतलब दौड़ना, इसका मतलब तैरना, इसका मतलब उड़ना, अलग अलग है होमोलोगस। तो इसमें क्या होंगे सेम ही फाइलम में आने वाली एग्जाम्पल, होमो एग्जाम्पल देख के हम समझ सकते हैं कि होमोलोगस है कि क्या है एनालोगस। तो एक ही संघ या एक ही फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे तो होमोलोगस, यदि डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में आने वाले क्या होंगे ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको एनालोगस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वेल एंड डॉल्फिन के फ्लीपर्स, डॉल्फिन के फ्लीपर्स, वेल क्या है मैमल्स, डॉल्फिन क्या है बर्ड्स है। ठीक है, उसके अलावा बटरफ्लाई को जानते हैं, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई है क्या इंसेक्ट है, जबकि बर्ड्स तो बर्ड्स ही है, मतलब एक और डेटा में आते हैं। बताओ फाइलम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फाइलम चेंज हो जाते हैं इसमें, और फाइलम चेंज होने की वजह से क्या हो जाती है ये है ना अलग अलग एनोलॉजी हो जाती है। जैसे बोगेनविलिया एंड कुकुरबिट्स के जो प्रतान होते हैं, बोगेनविलिया एंड कुकुरबिट्स का जो प्रतान है ये होमोलॉजी में आती है ना, होमोलोगस होते हैं, मतलब इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, इनके कार्य जो रहती क्या रहती है समान रहती है। मतलब थ्रोन का डेवलपमेंट हुआ जो है, कांटे बनी जो है, ये कांटे जो है कहाँ से निकली है, स्टेम से मॉडिफिकेशन होती है, तो स्टेम से यहाँ पर निकली हुई, यहाँ पर भी कांटे स्टेम से निकली हुई है, तो दोनों सेम ओरिजिन है बट फंक्शन डिफरेंस है। इसमें टेंड्रल्स बनती है, कुकुरबिट्स का मतलब जितने भी लताएं वाले होती है, जैसे कि खीरा हो गया, कद्दू हो गया, या है ना जो भी ऐसे लताएं जिसमें बनती है वो, तो बात याद रखना है, ये डायग्राम है। अगला डायग्राम देखते हैं। अगला भाई डार्विन के फिंचेस है, इसके बीक को देख सकते हैं, बीक डिफरेंस है, बीक का मतलब चोंच। डार्विन के फिंचेस जो बीक थी अलग अलग थी सभी में, है ना, और गैलापागोस आइसलैंड पर पाई जाती थी। तो है ना मूलतः पूछते हैं कि फिंचेस की मूलतः प्रकृति क्या थी, मतलब मेनली इन लोग क्या खाते थे, तो सीड ईटिंग बर्ड थे इन लोग, तो मूलतः बीज भक्षी थे इन लोग, पहले शुरू में बीज भक्षी थे, मतलब इन लोग सिर्फ और सिर्फ क्या खाते थे, बीजों को खाते थे, लेकिन है ना चुगने के तरीकों को बदले तो धीरे धीरे इसके चोंच वगैरह सबके अलग अलग बदल गए, तो बात जानना है, तो डार्विन फिंचेस है वो। अगला देखते हैं मार्स, है ना मार्सोपियल रेडिएशन।
भाई बात ही ना यहाँ पर जो जो बात लिखा रहता है ना वही बहुत सारे चीज को बता देता है। रेडिएशन, रेडिएशन है ना, मतलब होता है विकिरण, अनुकूली विकिरण, रेडिएशन अनुकूली विकिरण। देखो ये क्या बताता है, ये देखो बताता है एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मार्सुपियल ऑफ शिशुधानी है ना, मतलब इन लोग शिशु को जन्म देते हैं, शिशुधानी। उसके शिशुओं को रखने के लिए अंदर में थैली नुमा संरचना होती है सभी को। तो देखना अनुकूली विकिरण में देखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन क्या होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है और इस पॉइंट से शुरू होने के बाद में पूरे जगह में ऐसे फैल जाती है। तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब ये क्या है, अपसारी विकास है, अपसारी विकास। और ये एडॉप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल होते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक होती कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसे मतलब ओरिजिन अलग अलग जगह से रहेगा, एक जगह में आके कॉमन बन जाती है, तो इसको अभिसारी विकास बोलते हैं, अभिसारी विकास। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल है ये, है ना। इसमें बहुत सारे सबका डायग्राम में सबका नाम वगैरह कुछ का नाम दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल है ना, शिशुधानी। ठीक है, तो डायग्राम है। उसके अलावा और बात करें यहाँ पर, अगला डायग्राम के बारे में बात करते हैं, प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वगैरह के बारे में। प्लेसेंटल मैमल का मतलब क्या होता है भाई, देखो एक चीज होता है, मतलब गर्भ के अंदर में पालन मतलब बढ़ेगा, मतलब बनेगा वो गर्भ के अंदर में प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ह्यूमन में जुड़ा हुआ रहता है ना प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा भी बाहर हो जाती है, गाय वगैरह में भी प्लेसेंटा बाहर हो जाती है। तो प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं उसको, ये प्लेसेंटा रहती है उनके बच्चों में पूरे। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के मतलब शिशु धानी होते हैं, मतलब शिशु जो रहेंगे वो गर्भ में ही पलते रहते हैं, वो बन गए रहते हैं पूरे, मतलब शिशु बन गए रहती है। कंगारू में थैली रहती, थैली अंदर में। तो देखो सबका नाम एक एक जैसा है, जैसे मोल, मार्सुपियल मोल। एंटी एंटीरियर और एक है नम्बेट इंटीरियर, देखो एंटीरियर एंटीरियर एक एक जैसे नाम, मोल मोल। माउस, और ये भी माउस है, मार्सुपियल माउस। लेमर एंड धब्बेदास कस्कस, ये दोनों का नाम बस अलग है, लेमर एंड स्पॉटेड कस्कस। उसके अलावा बाकी सब लोग का नाम एक ही जैसे, जैसे फ्लाइंग, ये भी फ्लाइंग। बॉमकैट, और ये क्या है, तस्मनाई टाइगर कैट है, ये टाइगर कैट। ठीक है, ये वुल्फ है, और इसका नाम क्या है, डब्लू और स्क्वेरल वुल्फ। हाँ, तो इसमें भी वुल्फ नाम आता है ना इसमें। तो बोला जाए कि इन लोग का नाम जो है ना क्या है पता है, मतलब सेम सेम है, बाकी इनका बस नाम थोड़ा क्या है डिफरेंट है, बाकी सबका नाम क्या है सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। उसके अलावा और डायग्राम दिया है यहाँ पर, है ना, हार्डी वेनबर्ग लॉ में। इस डायग्राम को देख के डरना नहीं है, एकदम इजी डायग्राम है ये। इसमें क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन को बताते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर जो रहती है, तो यहाँ पर एक एक बात को हम एक एक एग्जाम्पल लेके जानेंगे। पहले ऐसे है, तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग का मतलब स्टेबल कब रहेंगे, हमारे पास तीन कंडीशन है। कैसे तीन कंडीशन, एक 2 kg कंडीशन है, और एक 3 kg है, और एक क्या है 4 kg कंडीशन है। तो देखो हम ना 2 के रहेंगे ना 4 के रहेंगे, हम किसके रहेंगे, 3 के, बीच वाले के। तो जब बीच वाले के रहते हैं तो स्टेबलाइजिंग बनती है, स्टेबलाइजिंग बीच वाले के रहेंगे तब। अब हम क्या करेंगे, नहीं बीच वाले के नहीं रहेंगे, हम रहेंगे दो वाले की। तो 2 kg को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, दो को मान लो। तो दो में जब प्रेफरेंस देंगे तो बताओ, ये इधर पीक बनता था, वो इधर की ओर बनने लग गया, तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी। तो पीक शिफ्टेड वन डायरेक्शन, जिसको लेता है ना नेचर जिस वाले को, उसी का ही हो जाता है। तो इधर की ओर ले रहा है तो इधर हो गई है। इसमें अब नहीं, हम भाई 2 kg नहीं लेंगे, हम 2 kg को भी लेंगे और 4 kg भी लेंगे, तो दोनों को लेंगे हम। तो दोनों को लेंगे तो दो क्या बनेगा, यहाँ पर पिक बनेगा। तो हम इजिली एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, नेचर में भी वही है। कभी कभी मनुष्यों में क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो कभी कभी 2.5 kg का रहता है, कभी कभी 3 kg का, कभी कभी 4 kg का। तो नेचर जिसको जैसा एडॉप्ट करता है वैसे ही हो जाता है वो, तो उसके हिसाब से ग्राफ बनता है। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे बोला जाए कि कुछ के बच्चे जो रहते हैं ना 2.5 kg होंगे, उससे ज्यादा होते नहीं, उसके परिवार में ही नहीं होते पूरे। लेकिन ट्रेड जीन वगैरह अलग चेंज होंगे तो फिर ज्यादा हस्ट कुछ बच्चे भी होते हैं।
तो डायरेक्शन में एक तरफ खिसकेंगे इसमें, यदि नेचर इन दोनों को सेलेक्ट करेगी तो दो दो बनेंगे, एक को सेलेक्ट करेगी एक ही डायरेक्शन में, बीच वाले को सेलेक्ट करेगी मतलब एवरेज वाले को, तो ऊपर में ऐसे ग्राफ बन जाती है। तो बात याद रखना, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखें, रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी ऑफ द वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोग्राफिकल पीरियड्स, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग हुए हैं भाई, है ना। तो कुछ पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पीरियड, इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछ सकते हैं। कि देखिए अर्ली रेप्टाइल्स वगैरह जो था, है ना, 350 मिलियन ईयर अगो दिया होगा, कार्बोनिफेरस पीरियड था। फिर उसके बाद परमियन आया, ट्राइएसिक आया, जुरेसिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, टर्शियरी, है ना, पीरियड एंड क्वाटरनरी, ये सब पीरियड अलग अलग में आए। तो देखो ये परमियन पीरियड्स में आए थे, पेलियो, है ना, पेलिकोसॉरस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। थिकोडॉन्स जो है ये क्या है, थेरापसिड होते हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जुरासिक पीरियड में आए थे। डायनासोर भी था, डायनासोर का स्वर्णिम काल था कौन सा, ये वाला, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। आज के मॉडर्न युग में देखे तो इन लोग अभी बचे हुए हैं, इन लोग अभी जिंदा है, इन लोग भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग चीज हुआ है ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा और आगे देखें, स्केच ऑफ द इवोल्यूशनरी ऑफ द प्लांट फॉर्म थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड्स में अलग अलग चीजें हुए हैं। देखो जैसे यहाँ से क्लोरोफाइटा से एंसिस्टर, फिर उसके बाद ट्रैकियोफाइटा, उसके बाद राइनिया टाइप प्लांट्स, फिर साइलोटॉन्स प्लांट्स वगैरह सब आए, फिर जस्टेरोफाइलम्स वगैरह है ना, इसको याद नहीं रखना है। इसमें ये याद रखेंगे कि देखो दो अलग अलग एरा है, तो इसमें क्या क्या चीज होती है, जैसे पेलियोजोइक एरा, मिजोजोइक एरा एंड सिनोजोइक एरा। तो कौन से एरा में कौन कौन सी चीज जो है प्रभावी वनस्पति वगैरह थे, उनको हमें जानना है। तो कुछ कुछ को देखेंगे, जैसे जुरासिक पीरियड में फर्न वगैरह, कॉनिफर्स वगैरह, ये क्या थे, ज्यादा थे। फर्न मतलब टेरिडोफाइटा ही है, तो टेरिडोफाइटा ज्यादा थे। और आज के डेट में देखेंगे इसी को नाम, तो इन्हीं लोग कोयले के भंडार बन गए हैं। तो टेरिडोफाइटा ही क्या बनी है, कोयले के भंडार, तो जुरासिक पीरियड में था वो। उसके अलावा फिर जिंगो आया, जिंगो मतलब जिम्नोस्पर्म होती, जिंगो बाइलोबा, ये क्या कब आए, क्रिटेशियस, मेसोजोइक एरा में, क्रिटेशियस युग में आए इन लोग। उसके बाद सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा में अभी वाले लोग हैं, जैसे कि देखो इसमें कुछ ब्रायोफाइटा भी बचे हुए हैं अभी। और उसके अलावा सबसे ज्यादा, है ना, अभी विकसित प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स है। मतलब देखा जाए ना इवोल्यूशन में, कि वहां पर जो ऑर्गेनिज्म, या बोला जाए कि प्लांट्स को खाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे रहते हैं ना, उसी हिसाब से प्लांट भी डेवलप होता है। मतलब हम लोग ह्यूमन है, हम क्या खाते हैं, प्लांट्स के बहुत सारी चीज, मतलब है ना, फूल पत्ती पौधा सब चीज, बीज फल वगैरह सबको खाते हैं। तो उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से यहाँ पर फ्लावर जनरेट, मतलब प्लांट्स है। लेकिन उस टाइम में डायनासोर लोग कुछ और चीज को खाते थे, उस टाइम में वैसा टाइप का प्लांट था। मतलब बोला जाए कि सब लोग का बायोलॉजिकल साइकिल जो है ना बना रहे, इसी के लिए वनस्पति भी क्या हुए हैं, अलग अलग समय में अलग अलग विकसित हुए हैं। पहले तो, है ना, पेड़ पौधे, ये फूल वाले पौधे ही नहीं थे, पहले ऐसे पौधे थे। तो ये सब चीज भी हमें जानना है। उसके अलावा और आगे देखें, एंसिस्टर, है ना, एंसिस्टर चिंपैंजी। देखें इसमें एक बात जानना है, कि देखो ये एडल्ट ह्यूमन है, और इसका ये है ना, देखो ह्यूमन का खोपड़ी, ये क्या है, शिशु चिंपैंजी है। ह्यूमन के खोपड़ी को ऐसे याद रखेंगे ना, ये अलग है, इन लोग अलग है। ये क्या है, शिशु है चिंपैंजी का, और ये क्या है, वयस्क है चिंपैंजी का। तो बताओ इस शिशु का इसके साथ में ज्यादा मैचिंग होता है कि इसके साथ में, तो डेफिनेटली ये बात है कि इसके शिशु के साथ में ज्यादा मैच होता है इसका। ये बात एनसीईआरटी ने भी लिखा है, तो वही बात है, इसमें क्या बताऊँ। अगला डायग्राम देखते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर का। कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग द पेट्री डिश, पेट्री डिश में क्या हो रही है, ये कॉलोनी बन रही है, ये वाली पेट्री डिश है। फंगल कॉलोनी बन रही है, ये वाली फंगल कॉलोनी वाली है, बैक्टीरिया वाली है ये बात याद रखना। इसको जूमिंग को ना पूछ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जूम कर करके दिखाएं कि डायग्राम में कितना जूम है। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया 1500 एक्स में जूमिंग है। ये स्पायरिकल बैक्टीरिया होते हैं, है ना, ये 1500 एक्स है। रॉड शेप्ड बैक्टीरियम शोइंग द फ्लैजिला 50,000 एक्स में जूमिंग किया गया है इसको, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियोफेज ये इसको भी याद रखना भाई, एडिनो वायरस का एग्जांपल है ना, पूछ सकते हैं डायग्राम देके कि कौन सा वायरस है, पूछ सकते हैं, एडिनो वायरस है ये, ठीक है। विच कॉज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करती है ये, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया टोबैको मोजाइक वायरस होती है ये, है ना, कौन सी वाली, सी नंबर वाली, तो ये वाली टोबैको मोजाइक वायरस है ये वाली। और उसके बाद मैग्नीफाइंग किया गया इसको 1,00,000 से लेकर 1,50,000 गुना, ठीक है। और क्या है, हो गया। इसमें क्या है, फर्मेंटर का डायग्राम है ये। और एक इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसका है। फर्मेंटर प्लांट्स का एरियल व्यू ऑफ द सीवेज प्लांट ऐसे दिखाई देती है।
ये गोबर गैस प्लांट है, ये है ना, बायोगैस प्रोडक्शन होती है इसमें। इसमें डंग वाटर को डाला जाता है इसमें, और उसके बाद यहाँ से गैस बनती है मीथेन। और आजकल गैस सिलेंडर के लिए भी लड़ाई चल रहा है, तो ऐसे बना के रखते, गोबर का उपयोग करते सही से, तो भाई है ना गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गोबर को फेंक के रखते हैं लोग, है ना, इधर उधर। उससे अच्छा गोबर गैस बनाओ, डाइजेस्टर के द्वारा क्या करो, यहाँ से कचड़े को भी बाहर निकाल के गोबर खाद बनाओ, गैस बनाओ, और उससे क्या हुआ, अपना जीवन चलाओ। तो ये क्या होती है, बायोगैस प्लांट से। ठीक है, मीथेन गैस बनती है, और वाटर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर डेट डेज में क्या आएगा बताना, है ना। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं, पीसीआर है क्या है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आर1। देखो क्या होती है, इको आर1 काटता है डीएनए को। तो डीएनए को कैसे काटता है, दो तरीके से काटता है, या तो ऑब्लिक काटेगा तिरछा, या तो सीधा सीधा स्ट्रेट काटता है। तो ऑब्लिक काटता है ना, तो क्या बनता है, मतलब चिपचिपा सीरा। जबकि सीधा काटता है तो अचिपचिपा सीरा बनता है, मतलब नॉन स्टिकी एंड्स बनते हैं, और स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर स्टिकी एंड बन रहा है, मतलब इको आर1 जो होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। और इसमें भी कौन सी वाली, ये वाली जो रहती है ऑब्लिक करती है, ऑब्लिक कट कर रही है, देखो मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहती है, उसमें से बीचों बीच से ना काट कर इधर की ओर से काट रही तो दो भाग में डिवाइड हो गया, डीएनए फिंगर, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए। और उसके बाद स्टिकी एंड है, इसकी वजह से जुड़ भी जाता है। तो जुड़ता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाती है, मतलब दूसरे डीएनए को हम लोग लाके जोड़ देते हैं। तो वो है ये, देखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन डीएनए है ना, ये वेक्टर में हम लोग लाए थे प्लाज्मिड में। अब इस फॉरेन डीएनए को हम लोग आरी द्वारा काटे, जिस आरी से काटे हुए रहते हैं उसी आरी से इसको भी काटते हैं, वरना आरी अलग हो जाएगा तो कटने का तरीका भी अलग हो जाएगा। तो जिस आरी से इसको काटते हैं उसी आरी से इसको भी काटते हैं। सेम बात लिखा, देखो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए इन द वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि जिस स्पेसिफिक साइड से वो काटेगा ना डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, वैसे ही यहाँ पर प्लाज्मिड में उसी फ्रेगमेंट्स को फिर से काटेगा, उसी जगह को, उसी जगह का मतलब जहां पर उसके रेस्ट्रिक्शन साइट है। और इसके बाद जानते हैं लाइगेज जो होती है जोड़ने का काम करती है, तो लाइगेज जो है जोड़ती है, उसके अलावा वो सेल्फ लाइगेटेड भी हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गई, और उसके बाद किसी सेल में ट्रांसफर कर दिए तो ट्रांसफॉर्मेन बन गया, तो स्टीरियो में ट्रांसफर कर दिए तो क्लोनिंग होस्ट, और सेल डिवाइड होने लग गए, है ना। तो ये वाला डायग्राम है डीएनए टेक्नोलॉजी में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का, तो ऐसे जानना है। अगला डायग्राम देखते हैं, टिपिकल एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सुई, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं, एगरोजेल लेते हैं हम लोग, एगरोजेल, और उसी में क्या करते हैं, डीएनए को टुकड़े करके इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर दो चीजों की वजह से सेपरेट होती है, एक साइज की वजह से, दूसरा चार्ज की वजह से। तो बेसिकली साइज की वजह ज्यादा होती है, छोटे टुकड़े उधर की ओर चले जाते हैं, मतलब वेल रहती है ना, वेल से दूर की ओर चले जाते हैं। कैथोड एनोड लगा हुआ रहता है इसमें, है ना, तो इधर की ओर में रहती है क्या, कैथोड, मतलब एनोड रहती है, एनोड, एनोड में पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इधर की ओर कैथोड रहती है, कैथोड निगेटिव चार्ज रहते हैं। तो डीएनए क्या होती है, रिपल, डीएनए में निगेटिव चार्ज रहते हैं, तो उधर की ओर पॉजिटिव की ओर खींचती है, तो उधर की ओर चले जाते हैं छोटे डीएनए। ठीक है, तो वेल की ओर कैथोड होते हैं ना, कैथोड एनोड को भी जानना है। तो माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लैन 1 एंड डाइजेस्टेड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट लैन 2 और 2 4, ये सब चीज है ना जानना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होती है। अगला देखते हैं पीबीआर, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है ये वाली, और ये वाली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इन दोनों को पहले जानना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जानना, ओरी रोप को जानना है, ओरी रोप, और ओरी रोप, रोप के पास में होता है पीयू वी सेकेंड होती है रोप के पास, बाकी इधर कुछ भी नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा, एक साथ ऐसे देखेंगे ना तो कभी याद नहीं होगा। पहले एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन को याद रखिए, ओरी रोप को याद रखिए, और रोप में क्या है, पीयूवी, है ना, क्या है, सेकेंड। उसके बाद में देखिए इधर की ओर में बैम एच1 एंड सेल फर्स्ट है, इधर की ओर में, यहाँ इन दोनों के पास में क्या है, इस एक ही जगह में तीन लोग हैं, इसी वाले नीले वाले में तीन लोग, इको आर1, क्ले फर्स्ट, हिन थर्ड, इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पर। और उसके बाद पीवी यू फर्स्ट इधर है, और पीएचटी फर्स्ट है, ये दोनों भी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ऐसा करके इसको याद करना है। पीबीआर 322 में सबके रेस्ट्रिक्शन साइट बताया गया है। ठीक है, और डीएनए यहाँ पर रिमूव स्पूलिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पूलिंग मतलब डीएनए को सब अलग करते हैं, उसको सब प्रोसेस है। अगला है पीसीआर, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को जानते हैं हम लोग। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि डीएनए को, है ना, हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे। तो वो डीएनए को एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं जो क्या होती है, हमारे लिए डिजायरेबल होती है, मतलब जिसका जीन हमें चाहिए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हीट करने पर क्या हो जाएगी भाई, नाइट्रोजन बॉन्ड,
वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, इन दोनों के बीच में वो ब्रेक हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसको हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो डीनेचुरेशन होने के बाद में इसमें क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन का मतलब, एनिलीन का सीधा सा मतलब है जब डीएनए डीनेचुरेटेड डीएनए में प्राइमर को जब जोड़ते हैं उसे एनिलीन बोलते हैं। सीधी से एक लाइन याद रखना, क्या एनिलीन का मतलब ही क्या है कि प्राइमर को बाइंड करना। प्राइमर जब बाइंड हो जाएंगे तो वहां से वो क्या बनाएंगे, डीएनए बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए एक और कौन सा पॉलीमरेज लेते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है ना। तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या है, एक्सटेंशन। तो हमेशा याद रखना है करेक्ट सीक्वेंस डीनेचुरेशन एनिलीन और एक्सटेंशन करेक्ट सीक्वेंस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। 30 साइकिल के बाद में 1 बिलियन टाइम देखो एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो एम्प्लीफिकेशन करने के लिए पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है, डीनेचुरेशन एनिलीन एक्सटेंशन किया जाता है। 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कौन, पीसीआर जो रहती है, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अगला डायग्राम है भाई, देखो बीटी कॉटन है, ये बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन जानते हैं। इसमें क्या होता है, कॉटन बॉल वोम जो रहती है, कॉटन बॉल वोम है ना, क्राई 1 AC तथा क्राई 2 AB, ये दोनों जो जीन रहती है ना, क्राई जीन, वो क्या करते हैं, कॉटन बॉल को कंट्रोल करती है, ये नहीं लोग उसको मारते हैं, ठीक है। कॉटन बॉल वोम में एक और होती है कॉर्न बोरर, मतलब मक्का छेदक होते हैं, इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्राई 2 AB रहती है। ये क्राइजीन है ना। तो कॉर्न बोरर उसको थी, ये क्या है, बीटी कॉटन का एग्जांपल है। कॉटन बॉल वोम डिस्ट्रॉयड बाय द बॉल वोम अ फुली मैच्योर्ड कॉटन बॉल। तो ये देखो, इसमें कॉटन बॉल वोम छेद कर दिया था, लेकिन इसमें सही है, इसकी वजह से कपास का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। ये भाई प्रो इंसुलिन है, इंसुलिन से है ना, इली लिली कंपनी जानते हैं, इली लिली 1983 में इली लिली कंपनियों वाले ने क्या किया था, इंसुलिन बनाया था। इसमें क्या होता है, प्रो इंसुलिन में तीनों पेप्टाइड रहते हैं, ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, तीनों पेप्टाइड रहते हैं किसमें, प्रो इंसुलिन में। लेकिन जो मेच्योर इंसुलिन रहता है उसमें है ना, फ्री, देखो ये वाली क्या है, फ्री सी पेप्टाइड, इसको क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो बताओ क्या बच गया, कि मेच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए और बी पेप्टाइड बच गए, और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और आगे देखें भाई, टोबैको है ना, ये क्या है, ये डायग्राम दिख रहा होगा। होस्ट प्लांट जनरेटेड द डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेक्शन रूट ऑफ द टिपिकल कंट्रोल प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट रूट ऑफ द 5 days आफ्टर द डिलीब्रेशन इन्फेक्शन ऑफ द निमेटोड बट द प्रोटेक्शन थ्रू द नोवेल मैकेनिज्म। देखो क्या होती है यार, पहले बात तो मिलवर्ड अगेन इनकॉग्निशिया नाम के क्या को जानना है, निमेटोड को। निमेटोड को हम लोग बोलते हैं सूत्रकृमि, सूत्रकृमि है ये, है ना, मतलब धागेनुमा कृमि होती है। ये क्या करती है भाई, याद रखना, रूट को क्या करती है, टीएमवी टीएम मतलब टोबैको मतलब है क्या होती है, टोबैको के रूट को क्या करती है, इन्फेक्शन, क्या करते हैं, रूट को इन्फेक्शन। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी द्वारा, आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आईआरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी द्वारा आरएनए में इंटरफेयर कर देते हैं। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं, ये है ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है ना बनना चाहिए रहता है, लेकिन ये बन गया क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बनती है ना, इसी की वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ना होकर डबल स्टैंडर्ड बन गई, ये आरएनए तो क्या हो जाती है, ये जीन जो है साइलेंट हो जाती है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का क्या नहीं हो सकता, तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, मतलब अनुवादन नहीं हो सकता। और चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहते तभी ट्रांसलेशन होता, तभी क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, तभी वो क्या हो पाएगा, इन्फेक्शन कर पाएगा। ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं कर पाएगा। तो ये जो वाला है ना, आई आरएनए वाला इंटरफेयर वाला, तो ये क्या है, ये जीन साइलेंसिंग है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है क्या, तो जीन को साइलेंट कर दिए, जीन को साइलेंट कर दिए। वो जीन जो रूट में है ना हेरी डिजीज कॉज करता था, रूट हेरी डिजीज कॉज करता था, कौन सा, नीमेटोड, उसको क्या कर दिए ये, है ना, जीन को साइलेंट कर दिए, तो इसकी वजह से रोग से मुक्त हो गया। तो किसको इफेक्ट करता है वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट को इन्फेक्शन करता है। वैसे हमें लगता है कि टोबैको जो है कमर्शियल प्लांट है, पत्ती को करता होगा, पत्ती से ही उसका होता है ना कमर्शियली सेल होता है, लेकिन ये रूट को इन्फेक्शन कर देती है, बात याद रखो, निमेटोड, मिलवर्ड अगेन इनकॉग्निशिया। उसके अलावा अगला देखते हैं भाई, इकोलॉजी का डायग्राम में देखें तो ये क्या है, पिरामिड्स है। पिरामिड्स को दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना है इसको, दिया गया था किसके द्वारा, चार्ल्स एल्टन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो भाई इधर ये क्या है,
चार्ल्स एल्टन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्या दिया गया, इकोलॉजिकल पिरामिड। अरे अच्छा, ये वाला रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ वाला है, पॉपुलेशन ग्रोथ है ये, ठीक है। इसमें देखिए एक्सपांडिंग स्टेबल डिक्लाइन, इसका मतलब क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की तुलना में। इसमें क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव के बराबर है, लेकिन इन दोनों ज्यादा है किससे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। इसमें क्या है भाई, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है रिप्रोडक्टिव से, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर भी क्या है, कम है रिप्रोडक्टिव से। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो हम जानेंगे तो फिर बोलोगे कि इन दोनों में फिर कौन ज्यादा है, तो भाई पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा रहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट से लेकर, तो ये बात भी जानना है। तो इसमें क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, जैसे कि एग्जांपल के कंट्री का नाम पूछेंगे तो इंडिया है भाई ऐसे में, स्टेबल मतलब यूएसए है भाई ऐसे में। एग्जांपल देखेंगे डेनमार्क कंट्री वगैरह में ऐसी होती है, तो जानेंगे। अगला डायग्राम ये है, इसमें देखिए पॉपुलेशन जब ग्रोथ करती है, मतलब नेटिलिटी मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि नेटिलिटी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग नेटिलिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी से डिनोट करते हैं। बढ़ेगी कब, ये जब है ना दो चीजें ज्यादा होंगी। देखो इस पॉपुलेशन में दो लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं मतलब कौन कौन से, आई आ रहा है और एन आ रहे हैं, तो इसमें प्लस प्लस लिखा है, तो दोनों की वजह से जनसंख्या बढ़ेगी। जबकि यहाँ से निकल जाएंगे तब और यहाँ से मर जाएंगे तब, तो दोनों में जनसंख्या घट जाएगी। तो ये क्या है, मोर्टिलिटी या इमिग्रेशन है ना, उसमें कुछ भी जानना नहीं है। और देखिए इसको भाई डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन होती है, जे शेप्ड कर्व बनती है, जे शेप्ड कर्व। इसमें क्या होती है, रिसोर्स जो होती है ना, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहते हैं, ये बात याद रखना, अनलिमिटेड मतलब खाना खाएंगे और पूरी तरीके से जनसंख्या बढ़ाएंगे। यहाँ पर के का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पोषण क्षमता। ये क्या है, पोषण क्षमता। तो ये सब कर्व बनती है डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, कनक से याद रखना इसको, क न क, कनक से क न क, और डी एन बाई डी टी तो वही है। जब ये इसके समान होगा मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, तो एक बार नीट पूछा था इसको, तो याद रख लेना इसको। इधर टाइम है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो समय के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी में इसमें क्या होता है, एस एस शिफ्ट बनती है, मतलब सिग्मॉइड बनती है, सिग्मॉइड, या इसको क्या बोलेंगे, एस शिफ्ट, ठीक है। और आगे देखिए अगला है भाई, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना। जब दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, चाहे वो सेम स्पीसीज हो चाहे डिफरेंट स्पीसीज हो, इंटरेक्शन जब होगा दोनों को फायदा होंगे तो म्यूचुअलिज्म है, दोनों को नुकसान है कंपटीशन, एक को फायदा एक को नुकसान है प्रेडेशन, और एक को फायदा एक को नुकसान मतलब पैरासिटिज्म। लेकिन इसमें पूरा नुकसान होता है, एक को पूरा नुकसान, एक में पूरा नुकसान और पूरा फायदा होता है, इसमें प्रेडिक्शन में पूरा फायदा। एक पूरा खा लेगा और दूसरा क्या है, एक को पूरा, एक पूरा मर जाएगा, दूसरा पूरा खा के है ना अपना काम चलाएगा। दूसरा वाले में क्या है, इसमें पार्सली मतलब आंशिक नुकसान होता है, आंशिक, आंशिक फायदा और आंशिक नुकसान, आंशिक फायदा और आंशिक नुकसान, ये कहानी है इसकी। कॉमेंसिलिज्म को याद रखना भाई, है ना, कॉमेंसिलिज्म में एक को फायदा एक को कुछ भी नहीं होता, है ना, ये आया हुआ था आम के ऊपर में उगने वाले, है ना। उसके अलावा ये एमेंसिलिज्म, गाजर घास वाले के बारे में जाने थे, माइनस जीरो, घाटा करता है लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल दिया है पर फिग ट्री एंड वास्प स्पीसीज के बीच में है ये रिलेशन। फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द वास्प, वास्प लेइंग एग्स इन अ फिग स्पीसीज। देखो ये वास्प होती है, यहीं पर अंडे देने का काम करती है और बदले में उसको परागण कर देती है। तो फिग स्पीसीज एंड है ना वास्प स्पीसीज के बीच में होती है ये। इसको देखिए, सोइंग बी अ पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट में एक जो बी है ना, वो क्या कर रही है, पॉलिनेशन कर रही है। इसको हम सेम डायग्राम को कहाँ पर देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले में है ये, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला देखते हैं भाई इसको स्टेप को। आप देखना ये क्या है, तो हम जानते हैं कि कोई ट्री है, एक पेड़, उसमें देखिए इस पेड़ से एक पत्ता गिरा यहाँ पर, पत्ता गिरने के बाद में लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड, गिरने के बाद में क्या होगा, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड द एनर्जी एंटर द फूड वेब। कुछ लोग खा लिए उसको, कुछ लोग छोड़ दिए, जो छोड़े उसको है ना ये क्या करेगा, इंसेक्ट देखो खा रहा है। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय द केमिकल एक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंजाई वगैरह है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। उसने क्या किया, एंजाइम सीक्रेट किया और वो किसमें मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद में क्या, यहाँ से कुछ लोग क्या हो, देखो यहाँ पर फंजाई है, देखो फंजाई ग्रोथ किया है इसी के ऊपर। लीव्स पार्शली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर सच एज द फंजाई एंड द बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया है। दे बीइंग टू लॉस ऑफ फ्रॉम द फॉर्म एंड बिकम लीटर, अब लीटर बन गए वो। जैसे इंजन सीक्रेट किया मतलब पार्शली डाइजेस्ट हो गया, उसमें लीटर बन गया। उसके बाद क्या, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवर्म, उसके बाद केचुआ आया तो उसको क्या कर दिया, फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब बोला जाए कि विखंडन किसके द्वारा होता है, तो केचुआ करता है विखंडन। उसके बाद ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन गया और उसके बाद में फिर से ये है ना प्लांट्स को मिल जाती है, तो ऐसे चलता है साइकिल। उसके अलावा देखिए एग्जाम्पल में, भाई जानते हैं हम लोग प्रोड्यूसर से शुरू होती है कोई भी चीजें जो है ना। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आती है मतलब T1 में, फिर ये T2 ट्रॉपिक लेवल, T3 और T4। प्रोड्यूसर जिस जो उसको प्रोड्यूसर को खाती है वो कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। और बोला जाए ये लोग प्राइमरी मतलब प्रोड्यूसर है, इसको जो खाती है वो क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। और इन लोग हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी। और इन लोग क्या होते हैं, टर्सरी प्रोड्यूसर है, लेकिन इन लोग क्या होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस हो जाते हैं। और उसके अलावा इन लोग क्या बन जाते हैं, मांसाहारी है। उसके अलावा इन लोग क्या है, अब प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, ये लोग सेकेंडरी कार्निवोरस बन जाएंगे, मतलब इन लोग क्या है, मांसाहारी। ऐसे बनते जाते हैं, है ना। जैसे कि एक का दिया है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास ट्री वगैरह इसमें आती है, जो प्लैंक्टन, ग्रास होपर, टिड्डा वगैरह, गाय वगैरह इसमें आते हैं, बर्ड्स फिश इसमें आती है, मैन लायन इसमें आते हैं। इसको हम लोग अलग अलग पढ़े भी रहते हैं, तो याद रखना। देखो ये हर्बीवोरस होती है, कार्निवोरस, ये टॉप कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स। एनर्जी देखो कैसे फ्लो होती है, ये कोई प्लांट है, प्लांट में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है, मान लो 100% एनर्जी जो है यूज किया। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को कितने देगा, वो 10% ही बस दे पाएगा, और उसका 10% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा, उसका 10% इसको मिलेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर जब भी होती है, कई चीजें जो हीट के रूप में निकल जाती है, देखो इसको ट्रांसफर, जैसे प्लांट से ट्रांसफर हो रहा है, इसमें एनर्जी कुछ हीट के रूप में निकल गया, उसके बाद इसमें से कुछ हीट के रूप में निकला, इसको मिला एनर्जी, उसके बाद कुछ हीट के रूप में निकला, इसको मिला एनर्जी। मतलब जहां पर बिना एनर्जी ट्रांसफर होगी 10% ही ट्रांसफर होंगे, बाकी हीट के रूप में लॉस हो जाएंगे बस, ठीक है। अगला जानते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ये, ट्रॉपिक लेवल में देखते हैं। देखो भाई प्रोड्यूसर हमेशा जहां पर ज्यादा होंगे तो उसका बेस जो है ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, प्राइमरी का कंज्यूमर जो है कम है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कम है, टर्सरी कंज्यूमर फिर से कम हो गए। तो देखो सबसे ज्यादा कम, ज्यादा से कम की ओर जब जब भी जाते हैं तो स्टैंडिंग बनता है सीधा सीधा, ठीक है। पिरामिड सीधा बनेंगे, तो पिरामिड ऑफ द नंबर इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम, नंबर के पिरामिड है, संख्या के आधार पर पिरामिड, वो क्या बनते हैं सीधा। ओनली 3 टॉप कार्निवोरस आर द सपोर्टेड इन अ इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। देखो है ना, वही देख सकते हैं, 3 ही खाने वाले हैं ऊपर में, और इतना देखो 6 लाख, 6 मिलियन लगभग, है ना, कितने हैं 58 लाख, मतलब 6 मिलियन का मतलब 58 लाख प्लांट्स है, तो उसके कंपेरिजन करेंगे बहुत छोटा सा। बायोमास के आधार पर देखें, तो बायोमास के आधार पर देखेंगे तो हायर ट्रॉपिक लेवल में बायोमास प्लांट्स के सबसे ज्यादा, बायोमास का मतलब वेट है, भार इधर की ओर कम होते जाती है। Inverted pyramid of the biomass small standing crops of the phytoplankton supported the large standing crops of the zooplankton, है ना। फाइटोप्लैंक्टन कम, जूप्लैंक्टन ज्यादा, तो जो ज्यादा रहेंगे सीधी सी बात है नीचे, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे रहेगा यार, ये बात याद रख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए प्रोड्यूसर नीचे रहेंगे, कम रहेगा चाहे ज्यादा रहेगा। तो हम लोग बायोमास के आधार पर देखेंगे तो इसका है ना इससे ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाती है, उल्टी बन जाती है, इन्वर्टेड है। उसके अलावा देखिए एनर्जी, तो एनर्जी ऑलवेज अपराइट होते हैं, मतलब हमेशा सीधा बनेंगे एनर्जी, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर तो हमेशा नीचे में ही रहता है, नीचे से ऊपर ही जाएगा हमेशा, कोई नहीं रोक सकता उसको, या कोई नहीं बदल सकता। तो देखो 10% लॉ के अकॉर्डिंग ही आगे की ओर जा रही है एनर्जी, भली कम जा रही है लेकिन जा रही है, ठीक है। एक और आती है भाई, यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में बात करें तो भाई उसको हम याद रखेंगे OCMI से, याद रखेंगे, ऐसे इनवर्स चलेंगे OCMI से। इधर तो हम लोग जानते हैं, है ना, इधर से याद करेंगे ऐसे, तो में है ना क्या है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविज, मैमल्स। इसका तो हम सीक्वेंस पता ही है हमें, इसको इधर से ऐसे जाना है, इसको भी इधर से ऐसे जाना है, इसको भी इधर से जाना है, क्लॉकवाइज है ये भी क्या क्लॉकवाइज है। ओसीएमआई, ओसीएमआई का मतलब अदर क्रस्टेशियन ग्रुप, इनवर्टिब्रेट्स में क्रस्टेशियन, अदर ग्रुप एनिमल, मोलस्कस, इंसेक्ट, इंसेक्ट सबसे ज्यादा,
हम जानते ही हैं इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होती है 1/7 पार्ट, यानी कि 1/8 पार्ट यही होती है, सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा इसको देखें, मेल फीमेल सब एसपी बनेंगे, तो याद रखना मेल एम मॉसेस फर्न एंड एलिस बोलेंगे, एलिस फर्न्स एंड एलिस, मतलब जो टेरिडोफाइटा वगैरह रहते हैं वो मॉसेस ब्रायोफाइटा, मेल फीमेल प्लांट्स। एंजियोस्पर्म, और ये क्या है फंजाई, ये क्या है एल्गी, ये क्या है लाइकेन। एल्गी लाइकेन एल से याद रखेंगे, एल्गी और फंजाई दोनों जब मिलती है तो उसी से क्या बनते हैं, लाइकेन बनते हैं। एल्गी और फंजाई के मिलने से क्या बनते हैं, लाइकेन। तो फंजाई एल्गी लाइकेन, इधर क्या है एंजियोस्पर्म है, और इधर क्या है फर्न है ना, मॉसेस एंड फर्न होती है। फंजाई और एंजियोस्पर्म इन दोनों में से भी बात करें तो फंजाई की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है एंजियोस्पर्म से, ये बात हमें जानना है, ठीक है। उसके अलावा और देखें, अगला है स्पीसीज रिचनेस है इधर की ओर में, और इधर क्या एरिया, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया गया था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा। उसके द्वारा बताया गया कि एस जितने एरिया बढ़ाते जाते हैं इस पे रिचनेस बढ़ते जाती है, बोला एस इज इक्वल टू सी ए की पावर है ना जेड, तो ये हाइपर बोला बनती है, हाइपर बोला है ना यहाँ से। तो इसको हम लोग लॉग में डालेंगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा, और ये क्या बनती है लीनियर बन रही है, लीनियर मतलब ये रेखी बनती है, जबकि वाले क्या बोलते हैं हाइपरबोला बनती है। और इसके लिए जेड की वैल्यू जो रहती है अलग अलग रहती है, कम एरिया के लिए कम रहेगी जेड की वैल्यू, ज्यादा एरिया के लिए ज्यादा रहती है जेड की वैल्यू। भाई कोई भी हम ग्राफ देखते हैं ना, इसको वाई एक्स प्लस सी से हम डिनोट करते हैं, है ना, वाई एक्स प्लस सी, एक्स एम क्या होती है यहाँ पर ढाल होती है, स्लोप को बताता है। वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये क्या रहती है बदलते रहती है, वेरिएशन करती है, किसी में जीरो हो जाती है, किसी में आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ये होती है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट द्वारा दिया गया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया डायग्राम, हम लोग 12th क्लास के पूरे डायग्राम को देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11th क्लास के डायग्राम को देखेंगे, वो भी 2 पार्ट में देखेंगे, तब जाके कवर हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू।